हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना को। तो आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि को समझे बिना आदिकालीन साहित्य के समग्र रूप को समझना कठिन है। हमें यह जानना चाहिए कि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक बड़ा युग है तथा हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ही आदिकाल कहा जाता है। इस काल के नाम को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे। अंततः आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल ही स्वीकार किया गया। अब हम जानते हैं आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में। देश कालगत परिस्थितियों का प्रभाव अनिवार्यता ही साहित्य पर पड़ता है तथा साहित्य भी अपने तरीके से समाज को प्रभावित करता है। जैसे जैसे किसी देश की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, वैसे ही उस देश के साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर अब तक के समय को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम काल आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 तक का माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे 1000 से 1400 ईस्वी तक का माना है तथा इस काल को साहित्यकार ने अलग अलग नाम दिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। इस काल में धर्म, नीति, श्रृंगार तथा वीर रस प्रधान अनेक रचनाएं मिलती है। इस युग में भारतवर्ष केवल हिंदू देश था। मुसलमानों द्वारा अनेक आक्रमण किए जा रहे थे, जिसके कारण इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इस युग में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे तथा मुसलमानों के आक्रमणों का भी वर्णन करते थे। मुसलमानों के आक्रमण के कारण इस युग के लोगों का अधिकांश जीवन युद्ध के वातावरण में ही बीतता था। इस युग में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था तथा राजा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने वीर योद्धाओं को भेजते थे। इस युग में अत्यधिक साहित्य राजस्थान में लिखा गया। इस कारण इस युग की भाषा डिंगल पिंगल रही। अपभ्रंश भाषा में भी इस युग में साहित्य लिखा गया। इस युग की साहित्यिक परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल राजनीतिक विखंडनों का काल था। 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव हिंदी साहित्य की भाषा तथा भावों पर पड़ा था। इस युग का प्रारंभ सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य से होता है तथा यह समय विदेशी आक्रमणकारियों का है। सम्राट हर्षवर्धन के समय तक राष्ट्रीय केंद्रितता थी, किंतु सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इनमें से कुछ राज्यों के राजा
कई वर्षों तक शक्तिशाली बने रहे, किंतु वह अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सके और सभी राज्य आपस में ही एक दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहे। यह युद्ध कभी तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता, कभी दूसरे राजा की स्त्री के भोग के लिए, तो कभी राजा केवल अपना शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए युद्ध करते थे। एक और आपसी मतभेद के कारण राजा आपस में लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के निरंतर आक्रमण से देश कमज़ोर और खोखला हो गया था। वहीं राजपूतों का उदय इस युग की महत्वपूर्ण घटना थी। 9वीं शताब्दी तक मुसलमान सिंधु से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किंतु 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत में प्रवेश किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत विजय का सपना देखा, किंतु वह पृथ्वीराज चौहान से बार बार पराजय होते गए। बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया। इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आदिकाल में कई साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ और अधिकतर रचनाएं वीरता पर लिखी गई। अब हम जानते हैं आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन के समय में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का समान आदर था। यद्यपि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के मतावलंबी थे, किंतु उनके समय में बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजनीति स्थिति की तरह धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन हुए। बौद्ध तथा ब्राह्मण धर्मों में मतभेद होने लगे। वस्तुतः लोग धर्म का वास्तविक रूप भूलकर काले जादू और काले जादू के टोने में विश्वास करने लगे। इस युग में धर्म के क्षेत्र में अराजकता विद्यमान थी। भारत के उत्तर में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अनेक बुराइयों का प्रवेश होने लगा तथा बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। यह हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान और मंत्रयान आदि में विभक्त होकर देश में अपने अंतिम समय की ओर चल रहा था। इस युग में वज्रयान समुदाय ने देश में भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया था। ये लोग चमत्कार के स्थान पर भारत की भोली भाली जनता को ठग रहे थे। निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ भोग विलास तो एक आम बात हो गई थी। अलौकिक शक्तियों तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह गुप्त मंत्रों का जाप तथा नारी संभोग आदि करते थे। इस युग में धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा था तथा इसका असर जैन धर्म पर भी पड़ रहा था। बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया तथा बौद्ध धर्म के पतन के कारण ब्राह्मण धर्म पुनः प्रतिष्ठित हुआ। आगे चलकर ब्राह्मण धर्म दो भागों में बंट गया, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इस युग के लोगों के मन में पूजा तथा व्रत की भावना पुनः बढ़ी। लोग शिव तथा नारायण की उपासना करने लगे। इस युग में केवल राजाश्रित ब्राह्मणों को ही आदर और सम्मान दिया जाता था। इन सभी का प्रभाव हमें इस युग के साहित्य में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में। किसी भी देश की राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति का उस देश की सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस देश की राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति खराब हो, उस देश में उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। इस समय भारतीय समाज वर्ग भेद तथा वर्ण व्यवस्था व्याप्त हो गई थी। इस युग में व्यक्ति को कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता था।
समाज में छुआछूत की भावना जन्म लेने लगी थी। इस समय समाज अनेक वर्णों, जातियों और उपजातियों में बटा हुआ था। इस युग में राजपूत अपनी वीरता तथा शौर्य का पराक्रम दिखाने किसी सुंदर स्त्री तथा दूसरे राजा की स्त्री को पाने के लिए युद्ध करते थे। इस युग की राजपूत स्त्रियां किस श्रमिक में कम नहीं थी। जौहर उनके शौर्य तथा वीरता का प्रतीक है। राजपूत स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के पश्चात जौहर कर लेती थी। स्वयंवर इस युग की सामाजिक विशेषता थी। यह स्वयंवर अपनी आन बान शान दिखाने के लिए युद्ध का कारण भी बन जाते थे। इस युग में स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। राजा किसी भी सुंदर स्त्री को देखते तो उसका अपहरण कर लेते थे। राजपूत राजा वीर तथा पराक्रमी थे, किंतु वह आपस की बेकार की लड़ाइयों में उलझे रहे, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और उन्होंने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त कर ली। अब हम आदिकाल की आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति को देखने के बाद जब हम इसकी आर्थिक स्थिति पर आते हैं तो हम देखते हैं कि यह युग कृषि प्रधान था। इस युग का समाज कृषि पर निर्भर था। कृषकों की पैदावार से ही छोटे छोटे राज्यों का पोषण हो रहा था। इस समय राज्यों की प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नगद वेतन नहीं अपितु जागीर दी जाती थी तथा किसानों को अपने राजा को लगभग 50% अनाज देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह युग दो भागों में बटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक को सदैव निम्न दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वह सदैव अधिक श्रम करते थे तथा उपभोक्ता को सदैव उच्च दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वह केवल सुख का भोग करते थे। इस युग के साहित्यकारों ने अपने साहित्य में कृषक जनता को कोई स्थान नहीं दिया। वह अपने साहित्य में वीर रस, श्रृंगार रस, संयोग वियोग तथा नक्षिक वर्णन को ही स्थान देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक साहित्य भी सदैव निम्न वर्ग के लोगों तथा कृषकों की पीड़ा से दूर रहा, किंतु भक्ति काल में ऐसा नहीं हुआ। भक्ति काल में निम्न वर्गों के लोगों की पीड़ा को ही दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आदिकाल की मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में। यह युग आक्रमणों का युग था। इस युग में मुसलमानों द्वारा अनेक आक्रमण किए जा रहे थे। आक्रमण के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत की भूमि के बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। मुसलमानों के रहने पर हिंदू तथा मुस्लिम संस्कृति दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ा। प्रारंभ में मुसलमान हिंदू संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने संगीत, उपासना, अन्य कल्पनाएं, वेदों आदि का अध्ययन किया। मुसलमान धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गए। इसलिए कई विद्वान इसे हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिलन काल भी कहते हैं। धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति हिंदू संस्कृति पर हावी होने लगी। हिंदुओं के मेले, तीज त्योहारों, वस्तु तथा आभूषणों पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव दिखने लगा। यही नहीं अपितु मुस्लिम राजाओं के राज दरबारों का प्रभाव भी हिंदू राजा के राज दरबारों में दिखने लगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।